हेलो गाइस, वेलकमिंग यू ऑल। सो मेरा नाम डॉक्टर तन्वी मनराई है और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है अपने प्यारे से चैनल एरिस्टोटल बायोलॉजी क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और अपने चैनल पे ऑलरेडी क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। आई मीन बच्चों को कंफ्यूजन के साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर इजी लगे, आपके एग्ज़ाम्स में आप इसे लिख पाएँ अच्छे से। और देखो गाइस, बहुत सारी चीज़ें समझने की है, बहुत सारी चीज़ें याद करने की हैं, बहुत सारी चीज़ें मगअप करने की हैं, मतलब याद करने की एकदम रटने वाली। तो देखिए, अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो कि है, अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल को हम बेसिकली फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मतलब उन्हें डेजिग्नेट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले किसने क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था, वो थे एरिस्टोटल। और उससे भी पहले एक अगर मैं आपसे बात कहूँ कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, गाइस सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ओके हाँ। तो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को या उनके बिहेवियर को समझ सकें, उससे हम यूटिलाइज़ कर सकें चीज़ों को, या उनके लिए हम चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकें। तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी कि हमें पता रहेगा। अगर सपोज़ अगर आपके पेरेंट्स आपको क्लासीफाई नहीं करते आपका नाम रख के, और वो बोलते बच्चा इधर आ जा, और सपोज़ आप आपके पेरेंट्स के इकलौते बच्चे नहीं हो, आप आपके पेरेंट्स के सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड हो, तो पापा बुलाएंगे, मम्मी बुलाएंगी, तो आप तीनों चार हो या जो दो जितने भी हो, सब दौड़े चले जाओगे ऑब्वियसली। सो क्लासिफिकेशन की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पेसिफिकली आपका नाम लेके बुलाएंगे तो आप आओगे अकेले, है ना। वैसे ही क्लासिफिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंस है। आगे जो जो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले कौन थे, एरिस्टोटल थे जिन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन करना, है ना। अब उन्होंने क्लासिफाई किया था मोर साइंटिफिक बेसिस पे, ठीक है। अब उनका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल था, सिंपल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। अब हम साथ ही साथ हाईलाइट करते जाएंगे। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। उनने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में कैटेगराइज किया था, और डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स विच आर रेड ब्लड एंड दोज हु डिड नॉट हैव, ठीक है। अब देखिए, एरिस्टोटल ने तो ये क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद आए थे लिनियस, ठीक है। लिनियस ने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में भी उन्होंने दो किंगडम बनाए, एक का नाम दिया प्लांटे, एक का नाम दिया एनिमलिया, ठीक है। क्या नाम था, एक का नाम प्लांटे, एक का नाम एनिमलिया, ओके। अब उन्होंने क्या किया, सिस्टम ऑफ जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था, प्लांटे एंड एनिमल किंगडम, इसमें उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किए, जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं सबको प्लांटे में और एनिमली में रेस्पेक्टिवली इंक्लूड कर लिया। अब ये सिस्टम क्या था, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। मतलब क्लासिफिकेशन तो उन्होंने कर दिया, प्लांट्स अलग एनिमल्स अलग, लेकिन उस क्लासिफिकेशन में वो क्या नहीं डिफरेंशिएट कर पाए, यूकेरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से, फोटोसिंथेटिक्स को नॉन फोटोसिंथेटिक्स से, ठीक है। अब देखो
ये तो एक बड़ा झोल है ना, ऑब्वियसली। मतलब उस टाइम के हिसाब से उन्होंने इतना सोचा, वो भी काफ़ी अच्छी बात थी। मतलब एटलीस्ट उन्होंने स्टेप आउट तो किया, एटलीस्ट उन्होंने शुरुआत तो की, ठीक है। बट उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, बट वो सफिशिएंट नहीं था, है ना। चीज़ें कहीं कंफ्यूजिंग थी काफ़ी ज़्यादा। अब वो हम आगे पढ़ेंगे कैसी थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories। यानी अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। मतलब उनके कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स की तरह भी रिसेंबल कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स की तरह भी रिसेंबल कर रहे थे। मतलब वो कंफ्यूजिंग एकदम बॉर्डर स्टेट पे थे, तो समझ में नहीं आया कि कैसे रखें। अब देखो, हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज इनएडिक्वेट। यानी काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो पीरियड चला था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो सफिशिएंट नहीं था, इट वाज इनएडिक्वेट, ठीक है। अब उसके बाद बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजी, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction and evolutionary relationship। देखो क्या क्या कहा उनने, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा किस किस चीज़ की ज़रूरत लग रही थी एक क्लासिफिकेशन को बेटर बनाने में, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब कि किसी भी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। जैसे हिबिस्कस फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर कैसे दिखता है, आप सभी जानते हैं कि उसकी पेटल्स रेड कलर की होती हैं, सेपल्स होती हैं, और उसमें एक स्टॉक होता है ना, पॉलन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं बहुत अच्छे से। वैसे ही ये उन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा इन सारी चीज़ों को ऐड करना उचित समझा, मीन्स अप्रोप्रिएट समझा, कि हमारा क्लासिफिकेशन ज़्यादा बेटर तरीके से हो सके। ओके, सो देखिए अब उन्होंने ये चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया। अब देखिए Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time। यानी टाइम टू टाइम चेंजेस होते गए और आगे भी होंगे और प्रेजेंट टाइम में भी हो रहे होंगे। ओके, बट अभी तो जितना है हम उतना पढ़ेंगे। Though plants and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time। यानी टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और चीज़ें समझी जा रही हैं और चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। अब ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट। अब इस चार्ट से पहले हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या और किसने किया है। अब देखिए, R.H. विटेकर in 1969, याद रखना, जितना बात कर रही हूँ अपनी NCERT में हाईलाइट करो और एक कॉपी में नोट्स बनाओ प्रॉपर अपने, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्यों बोला है, क्योंकि उन्होंने किंगडम को मतलब जितने प्लांट एनिमलिया को सिर्फ प्लांट और एनिमलिया ना छोड़ करके बाकी जो लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिजम्स थे जो दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया, प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने किंगडम बनाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब उनका इन सभी कैटेगरीज को क्लासिफाई करने का जो मेथड था, मतलब जो बेसिस था, वो क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें, सबसे पहली बात तो उन्होंने मतलब क्यों बेसिस बनाया, सबसे मेन चीज़ तो देखो सेल स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकेरियोट है या प्रोकैरियोट है, क्योंकि यूकेरियोट के कुछ अलग कैरेक्टर्स हैं एंड प्रोकैरियोट्स के अलग कैरेक्टर्स हैं। उसी तरह
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसा खाना खाते हैं, है ना। सपोज ह्यूमंस में ही हम कह देते हैं ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, वैसे ही उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ओके, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है या मतलब कि सॉरी होमोसेक्सुअल है कि हेट्रोसेक्सुअल है, ठीक है। ओके, अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी उनका जेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, फिजियोलॉजिकल जेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। अब उसके बाद देखिए The three-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain। यानी एक और ऐसा किंगडम भी मतलब बनाया गया जिसमें 3 डोमेन सिस्टम था, है ना। उसमें इन्होंने क्या किया कि मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया और बाकी सारे यूकेरियोटिक किंगडम, रिमेनिंग यूकेरियोटिक को एक में कर दिया, है ना। अब देखिए देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, मतलब कि देखो बाकी सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटे, तो जो मोनेरा था, मोनेरा को इनने क्या किया 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बच्चे कितने, मतलब मोनेरा को 2 में कर दिया तो सपोज मोनेरा 1, मोनेरा 2, उसके अलावा मोनेरा 1, मोनेरा 2 के अलावा फंजाई, प्रोटिस्टा, सबसे पहले प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, ठीक है। कितने हो गए ये 4 और ये 2, 6। ओके, अब देखो let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants। यानी पुराने टाइम में क्या किया गया था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को प्लांट के अंदर रख दिया। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर क्या था, सेल वॉल, है ना, इन देयर सेल, इसीलिए उन्होंने प्लांटे के अंदर रख दिया। बट ये सभी फुलफिल नहीं कर रहे थे एक दूसरे के क्राइटेरिया को, सिर्फ सेल वॉल था बस, यही एक कॉमन फीचर था, उसके अलावा इनमें कोई और कॉमन फीचर नहीं था। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स which widely differentiated in other characteristics, है ना। अब it brought together the prokaryotic bacteria, यानी इस क्लासिफिकेशन में ये जो हुआ था प्लांटी और एनिमलिया वाले में, उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी को क्या इकट्ठे कर दिया था एक दूसरे ग्रुप के साथ जो कि यूकेरियोट थे, ठीक है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब इसको हाईलाइट कर लो, देखो brought together prokaryote bacteria, blue green algae, cyanobacteria with other groups which were eukaryotes, okay। अब उसके अलावा इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्रुप टुगेदर, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी इकट्ठे एक ग्रुप में रख दिया था, जो कि एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। अब आगे जो क्लासिफिकेशन हुआ वो अच्छा था। अब देखो फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास और स्पायरोकाइरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, ठीक है, जो कि सेम कैटेगरी में नहीं है। अब द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंजाई ग्रुप, है ना, डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन heterotrophic fungi group and autotrophic green plants. They also showed a characteristic difference in their cell wall composition. Characteristic difference in cell wall composition, यानी fungi और chitin, यानी सिर्फ इन्होंने इतना करा था कि सेल वॉल है तो रख दिया एक साथ प्लांटिंग में, लेकिन ये तक नहीं देखा कि उनकी सेल वॉल किस तरीके से बनी है और इनकी सेल वॉल किस तरीके से बनी है। लाइक फंजाई, है ना, और जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, इनको सेम कंबाइन करके रख दिया, जबकि फंजाई में काइटिनस सेल वॉल रहती है और इनमें
जो ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स रहते हैं इनमें सेल्यूलोसिक सेल वॉल रहती है। ओके, देखो सेल्यूलोसिक सेल वॉल। अब उससे पहले एक बार ये चार्ट हम देखते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कैरेक्टर्स जिस बेसिस पर आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सारे मोनेरा थे, बाकी बच्चे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल है, सारे यूकैरियोट्स थे। अब उसके बाद ये सेल वॉल इनकी नॉन सेल्यूलोसिक थी, इनमें प्रेजेंट था, इनमें काइटिन प्रेजेंट था, इनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट था प्लांटे में, लेकिन एनिमलिया में एब्सेंट था। तो मतलब प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा है, बाकी सारे यूकैरियोट हैं। सेल वॉल सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट एनिमलिया, लेकिन सब में अलग अलग तरीके की सेल वॉल प्रेजेंट है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिर्फ मोनेरा को छोड़ करके बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसा आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स बहुत प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में सेल्स में उतना डेवलपमेंट नहीं था। तो जब उतना डेवलपमेंट नहीं था तो सेल्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होंगे, प्रॉपर उनमें अच्छा स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, ठीक है। दे वर लाइक स्कैटर्ड, ठीक है। एक घर है उसमें बस पड़े हुए हैं, जैसे आप लोग पड़े हुए हो, है ना। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं हो, जैसे कहीं पे भी लेट के लेक्चर देख रहे हो, आए हैं कॉलेज से, ऐसे बस्ता फेंक दिया है, सामान फेंक दिया है, लाइक दैट। ओके, बट यूकैरियोट्स मीन्स ट्रू, मीन्स नए जो जनरेशन के जो आगे एडवांस्ड सेल थे, दैट इज़ यूकैरियोट्स, जो कि अच्छे सेल्स होते हैं मेरी तरह, जैसे सारा सामान ऑर्गेनाइज रखना, सारी चीज़ें अपने टाइम पे करना, एंड सबको एक प्रॉपर बॉक्स में रखना, सबको सबकी जगह पे डिफरेंशिएट करके रखना, है ना, टाइम पे काम करना एंड ऑल, अच्छी चीज़ें जितनी भी, ठीक है। सो लाइक दैट यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। अब यहाँ पे हो गया यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, और जो मोनेरा है सेलुलर है, प्रोटिस्टा सेलुलर है। उसके बाद फंजाई कुछ मल्टी सेलुलर हैं और लूज टिश्यू के साथ हैं। उसके बाद प्लांटाई, इनमें टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल है। अब जो एनिमलिया है इनमें टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। इनमें ऑटोट्रॉफिक है एंड हेटेरोट्रॉफिक है, इनमें हेटेरोट्रॉफिक है, इनमें ऑटोट्रॉफिक, इनमें हेटेरोट्रॉफिक है। ओके, तो फर्दर जो इनमें क्लासिफिकेशन दे रखा है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, है ना। ओके, When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom called fungi. जब फंजाई का ये कैरेक्टर देखा गया कि उनकी सेल वॉल काइटिनस सेल वॉल है, तो उनको एक अलग किंगडम में रख दिया गया, दैट इज किंगडम फंजाई, है ना। ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सबको मोनेरा में रखा गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब मोनेरा तो जो थे जितने भी उनमें प्रोकैरियोट्स थे वो सारे रख दिए गए, सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे, ठीक है। अब उसके अलावा जितने बच्चे यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे उन सभी को प्रोटिस्टा में रख दिया गया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की हैं। मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में, ओके, याद रखना। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, जो कि पहले एल्गी के साथ रखा गया था प्लांटी में, और दोनों में सेल वॉल था इसीलिए, लेकिन हाँ, क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें याद करने की, जो देखो क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, जिनको पहले प्लेस किया गया था एल्गी में, ठीक है, प्लांट्स के साथ, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स,
and both having cell walls with paramecium amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall। मतलब कि इन्होंने क्या किया, बेसिकली मैं आपको बताऊं बहुत स्वीट एंड शॉर्ट लैंग्वेज में। तो अब क्या किया इन्होंने, जो प्रोटेस्टा है, यहाँ पे हमारा प्रोटेस्टा है, इसमें चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। कौन कौन सी? क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा। ठीक है, इन चीज़ों को क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला विथ पैरामीशियम ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, इनमें इसलिए प्लेस किया गया था इनको क्योंकि इनमें कमी थी सेल वॉल की, तो पैरामीशियम और अमीबा को साथ में रख दिया और क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को एक साथ इसलिए रख दिया क्योंकि इन दोनों में सेल वॉल थी। बट अब इन सभी को क्या किया गया, इकट्ठे कहाँ पे रखा गया? प्रोटेस्टा में। ठीक है, आ गया समझ? ओके, होप सो आप सभी को समझ आ गया हो कि ये प्रोटेस्टा में इन सभी को इंक्लूड कर दिया, जबकि पहले क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला प्लांटे में थे और पैरामीशियम और अमीबा एनिमली में थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल था और इनमें सेल वॉल नहीं था। ओके हाँ, in earlier classification placed in this, okay, this happened because the criteria for classification has changed। अब criteria change हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। सो देखिए, अब बेसिकली चीज़ें ऐसी हैं कि जब क्लासिफिकेशन करना होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया है ताकि हम वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाए। अब इनने पहले तो बहुत हौच पौच कर दिया था, अब चीज़ों को उन्होंने ढूंढ के निकाला और सबको फिर सेपरेट किया। अब उसके बाद देखिए, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। ठीक है, मैंने बोला था आगे भी होंगे, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। ठीक है, in this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista fungi of Aristotelic system of classification। The plantae and animalia commonly referred to as plant and animal kingdom respectively will be dealt separately in chapters 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे? मोनारा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ग्रेट डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, किंगडम मोनारा, है ना, हाईलाइट करते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अच्छे से पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना। बैक्टीरिया कौन है? बैक्टीरिया सोल मेंबर है मोनारा का। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। अब उसके बाद बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया, इवन आपके फिंगर टिप पे, आपके स्पेक्स पे, आपके इंटेस्टाइन में, आपके हर जगह, बॉडी पे या बाहर, रोड पे, फर्श पे, टेबल पे, हर जगह। ओके, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ठीक है, सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस एंड जहाँ पे सपोज जो भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं, ऐसी सब जगह पे जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस रहती हैं और बहुत कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पे भी ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, सो मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, और कुछ तो पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब बैक्टीरिया को भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखिए, वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड द स्पाइरल शेप्ड स्पिरिलम, है ना। ये 4 कैटेगरीज हैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल बोल रही हूँ, सॉरी, इनके स्ट्रक्चर्स, कॉकाई, बैसिलाई, स्पिरेलाई। स्पिरेला में देखिए फ्लैजेलम है, बैसिलाई में स्पोर है, और ये विब्रियो। ठीक है। मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दे देती हूँ, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। न्यूमोकोकाई, डिप्लोकोकाई, है ना, ये कोकाई के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। विब्रियो, है ना। बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, इन तीनों के एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप ये। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, कभी कभार पूछ सकते हैं जैसे एग्जाम्पल आपसे, तो आप ये लोग बता सकते हैं, है ना। और भी एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। आप देखिए पहले तो ये दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। यानी सिर्फ स्ट्रक्चर सिंपल होने से ये मीनिंग नहीं है कि उनका बिहेवियर भी सिंपल है, बट यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर तो उनका सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। अब देखिए, compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। यानी सबसे extensive metabolic diversity देखी जाती है यहाँ पे। Some of the bacteria are autotrophic, synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of the bacteria are heterotrophs, they depend on other organism, है ना, और on dead and decaying organisms और matter of food। अब उसके बाद देखिए आर्किबैक्टीरिया क्या होते हैं। These bacteria are special since they live in some and the most harsh habitats में जो रहते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज में मिथेनोजन्स, आर्किबैक्टीरिया में, है ना, ये सभी आर्किबैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है। डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, इनके पास नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेल वॉल रहती है जो कि ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस को सहन करने की क्षमता रखती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल। ओके, मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन गट of several ruminant such as cow, buffaloes, responsible for production of methane, that is biogas from dung of animals। यानी जो मिथेनोजन्स बैक्टीरिया हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, जो रूमिनेंट्स हैं जैसे कि काऊ, है ना, और बफेलोज, इनके गट में, इनके डंग से आपने सुना होगा कि बायोगैस बनती है, तो उसमें मिथेनोजन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। अब थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। ये कैरेक्टर इनका क्या है, इनके कैरेक्टराइज किए जाते हैं प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अगर मोटाइल हैं तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजेला होगा। अब देखिए, द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के, ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसकी तरह, और रेयर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये रेयर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका नाम ही उसको डिफाइन कर रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन मीन्स ग्रीन कलर से क्या होता है हमारा क्लोरोफिल, याद रखो, ठीक है। अब देखो, और क्लोरोफिल क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस,
और फोटोसिंथेसिस के इनमें क्या होता है, मतलब फूड प्रिपरेशन होता है। अब देखिए, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये फ्रेश वाटर और मराइन और टेरेस्टेरियल एल्गी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स है छोटी छोटी जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट। इन पे क्या होती है, जेलेटिनस शीट, ठीक है, ताकि पानी इनकी सेल वॉल के अंदर एंटर करके सेल को ख़राब ना कर सके, इसलिए इनके ऊपर एक जेलेटिनस कवरिंग होती है। हाँ, they often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocytes. अब देखो, हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज सेल हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाबेना, इनके पास हेट्रोसिस्ट होता है। अब इसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अभी हमने पढ़ लिया हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, सॉरी ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया, प्लांट अपना क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करा के। अब हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक पढ़ेंगे। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट्स, अमोनिया, और इनको रिलीज़ करते हैं और यूज़ करते हैं इनको यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब इनका क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, इन सभी की रिसाइकलिंग में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कौन कौन है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जो कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। कौन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ओके ग्रेट। अब देखिए, पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये नॉस्टॉक और एनाबेना का एग्जांपल है। ये क्या है, ये है हेट्रोसिस्ट। इनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीट है, म्यूसिलेजिनस शीट यानी स्टिकी जेलेटिनस शीट, ताकि ये पानी के अंदर ख़राब ना हो, पानी के अंदर अपना सर्वाइवल कर सके, पानी इसकी बॉडी में एंटर ना हो सके और ये अच्छे से अपना सर्वाइवल कर सके। अब देखिए, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये मोस्ट अबंडेंट नेचर में होते हैं और ये डिकम्पोजर्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट। अब मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी ह्यूमन की बॉडी पे या ह्यूमन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। उसके बाद कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंसर, है ना, ये सब। अब क्या होता है कि ये सारे वेल नोन डिजीज़ हैं। कॉलरा विब्रियो कॉलेरी से होता है, टाइफाइड माइकोबैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, टिटनेस होता है हमारा क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी से, ओके। हाँ, अब मैं आपको नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरी से, है ना, टिटनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी से, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से, ओके। टाइफाइड की बहुत अच्छी एक स्टोरी है। एक मैरी मलान थी लेडी,
जिसने टाइफाइड फैलाया था, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती थी वो टाइफाइड को, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट चलाती थी और हाइजीन मेंटेन नहीं करती थी और वही अनहाइजीनिक खाना लोगों को खिलाती थी और टाइफाइड स्प्रेड करती थी. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे फिजन हो रहा है. ओके, अब देखिए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में. अब उसके बाद दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू दी अदर. यानी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्शुअली भी. ठीक है, ये एसेक्शुअली बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना. उसके बाद ये एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो उनका प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA को अपने एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है. ओके, द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल. इनमें क्या नहीं होता? सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं लिविंग सेल, जो कि आज तक हम जानते हैं. ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करती है और बहुत सारे माइकोप्लाज्मास पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी. आ गया समझ? अब देखो, प्रोटेस्टा क्या है? प्रोटेस्टा में जितने भी हमारे सिंगल सेल यूकेरियोट्स थे वो सारे यहाँ पे हैं. अब देखिए, all single celled eukaryotes placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protestum to one biologist may be a plant to another, है ना. क्यों? क्योंकि उन पे तो सेल वॉल है, तो कुछ सिंगल सेलुलर प्लांट को इनने प्रोटेस्टा में रख दिया, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे, कुछ साइंटिस्ट जो थे, उन्हें प्लांटी में देखते थे और कुछ उसे प्रोटेस्टा में देखते थे. इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटेस्टा. अब देखते हैं इनने क्या क्या इंक्लूड किया है. क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटेस्टा. इतनी चीज़ें. मेंबर्स ऑफ द प्रोटेस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक है. उसके अलावा द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. यानी इस कैटेगरी में सारी अदर कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म से एक रिलेशन रहता है. जैसे बीइंग यूकेरियोट्स, द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये प्रोटिस्टेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यूकेरियोट्स हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, कुछ में फ्लैजेला है, कुछ में सीलिया है. ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल फ्यूजन से और जाइगोट फॉर्मेशन से. ठीक है, याद रखना. अब उसके बाद हम देखते हैं कितने टाइप के ये फर्दर प्रोटेस्टेंट्स हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक क्राइसोफाइट्स. दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिन्हें हम डेस्मिड्स कहते हैं. क्या इंक्लूड करते हैं ये? डाइएटम्स, गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स. ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मराइन इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जैसे प्लैंक्टन्स. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ठीक है. डाइएटम्स एंड द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स. डाइएटम्स की सेल वॉल कैसी है? 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं जो कि एक दूसरे में फिट होती हैं, एक सोप बॉक्स की तरह. ठीक है. अब इसमें क्या होता है? सिलिका से जो इनका स्ट्रक्चर है, जो सेल वॉल है, वो सिलिका की बनी होती है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. अब उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जब डाइएटम्स लेफ्ट बिहाइंड, जब डाइएटम्स वाटर बॉडीज़ में रहते हैं तो वो एक लार्ज अमाउंट
सेल वॉल का डिपॉजिट अपने हैबिटेट में छोड़ देते हैं। अब उसके एक्यूमुलेशन से क्या होता है, कई बिलियन ईयर्स के बाद डायटोमिशियस अर्थ बन जाता है। मीन्स कि जो डाई एटम्स थे, डाई एटम्स ने उनके लेफ्ट ओवर जो शेल होती है वो एक क्रिस्टल मतलब सिलिका क्रिस्टल उनकी बॉडी रहती है सिलिका क्रिस्टल की। अब जब वो बॉडी को रिलीज़ करके जाते हैं तो उनकी बॉडी डिपॉजिट हो जाती है जो अनडिस्ट्रक्टेबल है, और डिपॉजिट होने के बाद जब वो एकदम ज़मीन पे डिपॉजिट हो जाती है तो वो एक लेयर फॉर्म कर देती है, जिससे हम उस लेयर को डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। अब इस लेयर का हम क्या यूज़ करते हैं, ये लेयर ग्रिटी होती है, सो यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक है, तो मीन्स फोटोसिंथेसिस से ये फूड भी प्रिपेयर करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर्स है, मीन्स ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना, डाइनोफ्लैजिलेट्स। हाँ, सो डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन, फोटोसिंथेटिक, appears yellow, green, brown, blue, red depending on the main pigment. ठीक है, these cell wall have stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. ठीक है, एक longitudinally present होता है, एक transversely present होता है दोनों फरों के बीच में, जो कि वॉल प्लेट्स हैं उनके बीच में। अब बहुत अधिकतर हम देखते हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जैसे गोनायोलेक्स, जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और पूरे सी को एकदम रेड कलर का दिखाता है। ठीक है, और ये बहुत प्यारा दिखता है। कभी आप इस लेक्चर के बाद एक बार देखना रेड टाइड्स या रेड सी देखना, और वहाँ पे आपको एक रेड कलर का प्यारा सा ओशन दिखेगा, रेड कलर का पूरा बॉर्डर्स पे पूरा ओशियन एकदम रेड कलर के वाटर से बहुत ब्यूटीफुल वाटर दिखेगा। आप उसे देखना वीडियो में। ठीक है, वो किसके कारण होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण, और उसमें भी उसका एग्जांपल है गोनायोलेक्स। ओके, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जो कि मराइन एनिमल्स को मार देता है, इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। ओके, अब हम पढ़ते हैं यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में। अब ये स्टैग्नेंट वाटर में भी मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। इनके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जब सनलाइट नहीं होता ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, ये प्रेडेट करते हैं दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को। इसीलिए इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जांपल यूग्लेना। अब देखो, जैसा हमने देखा था नॉस्टॉक, एनाबेना, इन सब में कि इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए जो हायर प्लांट्स में मिलता है, वैसे सिमिलर स्ट्रक्चर वहीं पे वैसे ही यूग्लेनॉइड्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ग्रीन पिगमेंट जो कि हायर प्लांट्स की तरह रिजेंबल करता है, और इसका एग्जांपल यूग्लेनॉइड्स का यूग्लेना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में क्या क्या है, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर होते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल्स, यानी डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स को ये खाते हैं। उसके बाद अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अंडर सूटेबल कंडीशन ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि ग्रो करता है और स्प्रेड सेवरल फीट, काफ़ी लंबा ये स्प्रेड होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन
प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फेवरेबल कंडीशन में क्या किया है इसने, फेवरेबल कंडीशन में इसने बनाया प्लाज्मोडियम जो कि काफ़ी लंबा फैला है ना, लेकिन अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो प्लाज्मोडियम क्या कर जाता है, डिफरेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बना देता है। अब इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं उनके टिप्स पे, तो ये स्पोर्स इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और ये सरवाइव कर जाते हैं कई सालों तक के किसी भी एडवर्स कंडीशन में, और ये डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट से। ओके, अब देखिए प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये प्रेडेटर्स होते हैं या पैरासाइट होते हैं। प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स मतलब किसी को हमला करके खाने वाले या फिर किसी की बॉडी पे रह के उनसे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने वाले आर प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। ठीक है, अब प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स कौन हुए, जैसे आप लोग है ना, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, बस मम्मी पापा के ऊपर ऐसे जोक की तरह चिपक जाना है और उनसे पैसे नोचने हैं, पढ़ाई नहीं करना, टाइम वेस्ट। पढ़ लो बेटा, टाइम है ना, पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। अब देखो होना है ना पास, तो पढ़ लो बस। अब देखो दे आर बिलीव्ड इन प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स जो है उन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव कहा गया है एनिमल्स का, मतलब ये पूर्वज हैं किनके, एनिमल्स के, तुम लोगों के, जानवरों के, है ना। अभी 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ठीक है, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं उनके प्रे को स्यूडोपोडिया से। ठीक है, स्यूडोपोडिया आपको पता होगा, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। ये है अमीबा सपोज, ठीक है, ये अमीबा क्या करता है, इसके पास आया, अमीबा के पास खाना अच्छा खासा, तो ये हो गया खुश, ये है इसका फूड। अभी क्या करेगा, ये बड़ा सा मुंह खोलेगा, कैसे, ऐसे, उसको खाने के लिए ऐसे, और ये फूड है। अब क्या होगा कि ये खाना तो इसके पास आएगा नहीं, लेकिन ये खाने के पास जाएगा, धीरे 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 जाएगा। फिर ये क्या करेगा, अपना मुंह और बड़ा फैलाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और ये खाने को इनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा, खाने को इनगल्फ कर लेगा। अब क्या किया इसने, खाने को जैसे ही इनगल्फ किया, इसके मुंह में खाना आ गया, तो इसने उस खाने के बाहर एक लेयर बना दी जिसमें एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। और इससे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में वो न्यूट्रिशंस को फैला देगा। ओके, हो गया। हाँ, अब देखिए, तो ये हो गया अमीबा। अब मराइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका शेल्स ऑन देयर सेल्फ। जो अमीबा मराइन वाटर में पाए जाते हैं उनमें सिलिका शेल्स होती है सरफेस पे, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि पैरासाइट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, एक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स था, अब दूसरा आया फ्लैजिलेटेड। अब नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड मीन्स फ्लैजिला से रिलेटेड। ओके, उनकी बॉडी में फ्लैजिला होगा। ये ईदर फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, ऑब्वियस है। पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज़, पैरासिटिक फॉर्म डिजीज़ करता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, नाम सुनोगे डर जाओगे पूरा, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसिस ऐसा नाम है इसका। ऐसा गैंगस्टर नाम नहीं लग रहा है ना, मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था तब मुझे लगा था। ओके, सो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल देखा। अब उसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है, ये एक्वेटिक हैं, एक्टिवली मूविंग हैं, इनमें 1000 ऑफ सीलियाज प्रेजेंट है। सीलिएटेड नाम से प्रेजेंट, मतलब नाम से समझ आ रहा है सीलिया प्रेजेंट होगा। अब उसके बाद इनमें कैविटी होती है जिसे गुलेट कहते हैं, जो ओपन होती है आउटसाइड सेल सरफेस। ठीक है,
सेल सरफेस के बाहर खुलती है ये कैविटी। अब इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है रोज में सीलिया की, जो कि वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट, यानी ये क्या करते हैं, सीलिया मूव करते हैं, सीलिया के मूवमेंट से पानी जो रहता है फूड के साथ उनकी गुलेट में आता है और वो उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ओके, अब उसके बाद स्पोरोजोन्स, नाम से पता चल रहा है समथिंग स्पोर लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होगा। अब देखिए, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी उनकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी जो कि डिजीज कॉजिंग होगी या इन्फेक्शियस होगी। ओके, सबसे ज़्यादा नोटोरियस है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, जिससे मलेरिया होता है, विच कॉजेज मलेरिया। ओके, ये विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन, यानी मलेरिया, मैं आपको बताऊं, अगर मलेरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने नहीं लिया वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, सीरियसली। टाइफाइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने नहीं लिया वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो प्लीज़ बी कॉशियस, और अगर ऐसा एरिया है, मच्छर वगैरह हैं या बाहर के खाने से बचो, गंदे खाने से मच्छर वगैरह हैं तो मॉस्किटो लगाओ, और मॉस्किटो नेट लगाओ और मॉस्किटो किलर लगाओ, मॉस्किटो लगाओ बोल रही हूँ मैं, सॉरी। ओके, सो किंगडम फंजाई है ना, ध्यान रखा करो खुद का बेसिकली, बस और कुछ नहीं कहना चाहती थी मैं। तो फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कौन से? हेटेरोट्रॉफिक। दे हैव शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट, यानी अपीयरेंस में और उनके रहने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, जिन्हें हम मशरूम कहते हैं, द कॉमन मशरूम यू ईट, जैसे एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंजाई, यानी जो हम मशरूम खाने में खाते हैं, और टोडस्टूल्स, ये सभी क्या है, फंजाई हैं। कॉमन मशरूम, टोडस्टूल, फंजाई। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, जो मस्टर्ड लीव्स होती हैं उन पे जो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं वो भी फंगस के कारण दिखते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट यूज़ की जाती है ब्रेड में और बियर में। कुछ फंजाई प्लांट डिजीज़ करती हैं, कुछ एनिमल डिजीज़ करती हैं, जैसे व्हीट रस्ट कॉज बाय पॉक्सीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। Some are the source of antibiotics, example penicillium। देखो जितने जितने ये नाम दे रखे हैं ना, व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, यानी जो व्हीट रस्ट है वो पक्सीनिया करता है, और जो एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं पेनिसिलियम से बनाते हैं हम एंटीबायोटिक्स, है ना। अब उसके बाद फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटियन होती है, एयर में, वाटर में और सॉइल में, एनिमल्स और प्लांट्स में सब जगह पाई जाती है। They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? है ना, क्यों रखते हैं? Obviously हाँ, ताकि फंगल इन्फेक्शन से बचाया जा सके, फंगल ओवरग्रोथ से। अब with the exception of yeast which are unicellular, exception of fungi, ये फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी में एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिन्हें हम हाइफे कहते हैं। मैं अभी बताऊंगी कैसे दिखते हैं वो। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफे कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कॉल्ड सिनोइटिक हाइफे। अब देखो, सपोज ये हमारा ब्रेड है, सड़ गया, तुमने देखा नहीं, पड़ा है सामान तुम्हारा बस, है ना, सड़ गया, उसमें एकदम ग्रीन मोल्ड्स आने लग गए, फंगस आने लग गई, है ना, ऐसे। अब देखो ऐसे 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 माइसीलियम, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे 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 डिफरेंट 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 स्ट्रक्चर्स बन गए, स्ट्रक्चर्स बहुत सारे, है ना। बहुत गंदी ब्रेड थी, बहुत गंदी, एकदम तुम लोग की तरह। अब देखो उसमें क्या बताना चाह रहे हैं ये, कि नेटवर्क ऑफ हाइफे यानी सिंगल हाइफे, है ना,
लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हाइफे कहा है। और ट्यूब फिल्ड सम हाइफे ये क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं कंटिन्यूस ट्यूब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से। जिन्हें हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद जो हाइफे का ये जो नेटवर्क बन रहा है ना, ये जो नेटवर्क बन रहा है गंदा सा, इसे बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, समझ जाओ, पर आ जाएगी समझ, दिमाग लगाओगे ना तो सब समझ आएगी। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। हाँ, अब देखो द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन पॉलीसेक्राइड। ठीक है, बन गई सेल वॉल काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की, किसमें, फंगाई में, और प्लांट्स में गाई की सेल्यूलोज की। ठीक है, मोस्ट फंजाई हेटरोट्रॉफिक एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर डेड सबस्ट्रेट हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। मैंने पहले ही बताया था सेप्रोफाइट्स कौन है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं, दैट आर सेप्रोफाइट्स। अब हाँ, अब उसके बाद दोज दैट डिपेंड्स ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। जो लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, दोज आर पैरासाइट्स, है ना, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। अब उसके बाद दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स नाम सुनो, सिम्बायोन्ट मीन्स एक ऐसा एसोसिएशन जो साथ में रह रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज सिम्बायोन्ट्स in association with algae lichens and with the roots of higher plants such as mycorrhiza। ठीक है, अब हाँ, अब क्या हो गया, reproduction in fungi can take place in vegetative means fragmentation, fission, budding, asexual reproduction by spores called conidia, sporangiospores, zoospores, and sexual reproduction by oospores, ascospores, basidiospores। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, हड़बड़ी नहीं, आराम से देखो। इनने बोला कि रिप्रोडक्शन के लिए जो फंजाई होते हैं वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। एक वेजिटेटिव मीन्स होता है जिसमें वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं, फिजन होती है, फिजन, बडिंग, बड्स डेवलप करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर्स डेवलप होते हैं, उन स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, या जूस्पोर्स कहते हैं। मतलब अलग अलग तरीके के स्पोर्स होते हैं ये आप ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे जब आप फर्दर पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, सपोज BSc वगैरह करेंगे तब, है ना। अब या बॉटनी में आप आगे फर्दर पढ़ाई करेंगे। अब देखिए उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores बनाते हैं, ascospores और basidiospores। Got it? The various spores are produced by indistinct structures called fruiting bodies। किस में बनते हैं, fruiting bodies। The sexual cycle involves the following 3 steps: fusion of protoplasm, two motile or non-motile gametes, plasmogamy। उसके बाद fusion of 2 nuclei called karyogamy, meiosis and zygote resulting in haploid spores। मतलब देखो सबसे पहले 2 सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स का प्लाज्मा फ्यूज होता है, प्लाज्मा, फिर इनके न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है। अब इनके न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए। अब इनने क्या किया, मियोसिस करके इनने डिवीजन हुआ इनका, तो 2 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए। ठीक है, ये प्रोसेस है इनकी।
अब उसके बाद देखो, व्हेन अ फंगस reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage, that is N plus N, two nuclei per cells occurs, which is dikaryon, है ना, और dikaryophase कहते हैं. जनरली ऐसा होता नहीं है, बट जैसे एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में क्या होता है कि क्या कहा है इन्होंने, देखो कुछ फंजाई जैसे हैप्लॉइड, जिनमें दो हैप्लॉइड सेल मिलकर के डिप्लॉइड सेल बनाती है, दैट इज़ 2n, यानी n प्लस n मिलके 2n बनाती है, ये है नॉर्मल. बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो n प्लस n मिलके एक सेल बनाते हैं जिसमें n प्लस n रहते हैं, ठीक है, जो इस फेज को बोलते हैं डायकैरियोफेज. Got my point? Dikaryophase. Later the parental nuclei fuse and cell become diploid. बाद में ये parental nuclei fuse हो जाता है और सेल बन जाती है diploid. ठीक है, बनती डिप्लॉइड ही आखिरी में, बट बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए ऐसी रुकती है. ओके. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to the formation of haploid spores. क्या बन जाते हैं वहाँ पे? Haploid spores. यानी जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है, बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज़ करती है और डिप्लॉइड सेल बन जाती है. ये तो हो गया था, लेकिन जो फंजाई वो क्या करती है, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती हैं और रिडक्शन डिवीजन करती हैं. ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाने के बाद उन फ्रूटिंग बॉडीज़ में अब रिडक्शन डिवीजन होता है, तो रिडक्शन डिवीजन क्या करता है, हमेशा सेल्स को रिड्यूस करता है, मीन्स 2n से n में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. The morphology of mycelium mode of spores formation in fruiting bodies forms the basis of the division of the kingdom into various classes. यानी जो mycelium का formation है, उनकी morphology है, उनका spore formation का जो mode है, ये different kingdoms में various types का हो सकता है. ओके. यानी अलग अलग तरीके के किंगडम्स उनके बेसिस पे बने हुए हैं. अब देखो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज क्या है, देखो एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं. सबसे पहली बात, डिकेइंग वुड पे मिलते हैं, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे मिलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे. माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है. गॉट माई पॉइंट? यू हैव टू बाय हार्ट दीज पॉइंट्स. ठीक है, यू हैव टू मेक अ टेबल and compare all these things. Just write down all these things in a tabular form in proper notes so that you don't forget all these things. So okay, you have to read it multiple times to just get it here. Okay, store. Asexual reproduction takes place by zoospores which are motile or by aplanar spores which are non-motile. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख ली दो तरीके से, ज़ूस्पोर्स जो कि मोटाइल होंगे, एप्लेनर स्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होंगे. इन दोनों स्पोर्स के ज़रिए ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. ओके. अब दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम. ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजेनसली स्पोरेंजियम में, यानी स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. A zygospore formed by the fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, isogamous, dissimilar, anisogamous और oogamous. यानी जो zygospore होता है ये दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है. अब ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकते हैं, दैट इज आइसोगैमस,
और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, दैट इज़ एनाइसोगैमस। अब एनाइसोगैमस में दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन से? देखो एक है डिसिमिलर है। डिसिमिलर में दो टाइप के हैं, एक एनाइसोगैमस और एक oogamous। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे म्यूको, राइजोपस, एल्ब्यूको। अब जो ब्रेड मोल्ड होते हैं वो राइजोपस होते हैं, और एल्ब्यूको होते हैं जो पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड पे। अब एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। इनका एग्जाम्पल पेनिसिलियम है। ये रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। इनका एग्जाम्पल ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस है। ठीक है। अब ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, यानी जो काउ डंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, काउ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। अब इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। मैंने बताया था जैसे टेबुलर फॉर्म बनाना, सबके डिफरेंस लिखना और याद करना। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनसली स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, यानी जो एसेक्सुअल स्पोर, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, अब एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। ठीक है। अब वो कोनिडिया क्या करते हैं? एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे? हमारे माइसीलियम में। और माइसीलियम भी स्पेशल टाइप का होता है, वो माइसीलियम को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि वो कोनिडिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। माइसीलियम से बन रहे हैं तो वो बड़ी होकर के क्या बना देंगे? माइसीलियम बना देंगे। Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in sac-like asci. These asci arranged in different types of fruiting bodies called ascospores. अब हमने क्या कोनिडियोस्पोर्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स ये भी सेक्शुअल स्पोर्स हैं। ठीक नहीं, जो एस्कोस्पोर्स जो कोनिडियोस्पोर्स थे वो एसेक्सुअल स्पोर्स थे, और जो एस्कोस्पोर्स हैं वो सेक्शुअल स्पोर्स हैं। अब क्या है कि जो एस्कोस्पोर्स हैं ये एंडोजीनसली बनते हैं, और जो कोनिडियोस्पोर्स थे वो कैसे बन रहे थे? एक्सोजीनसली बन रहे थे। अब जो एस्कोस्पोर्स हैं, इन एस्कोस्पोर्स में ये क्या करते हैं? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एस्काई बोलते हैं, उसके अंदर बनते हैं। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्काई में प्रेजेंट होते हैं और अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में। ठीक है। और जिन्हें हम एस्कोकार्प्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, जो कि एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ किया जाता है, लाइक मॉरल्स और ट्रफल्स, एडिबल कंसिडर्ड डेलिकेशीज़, यानी हम डिफरेंट टाइप के और भी एग्जाम्पल हैं इसमें, जो कि मॉरल्स और ट्रफल्स फंजाई हैं, जो एडिबल्स हैं, जिन्हें हम खाते हैं क्योंकि वो काफ़ी डिलीशियस होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम होते हैं, ब्रैकेट फंजाई होती हैं, पफ बॉल होती हैं, ये इनके नाम हैं। ये सॉइल में होते हैं, लॉग्स में होते हैं, ट्री स्टम्प्स पे होते हैं। ये प्लांट बॉडीज़ पे एज अ पैरासाइट रहते हैं। रस्ट एंड स्मट इनके एग्जाम्पल हैं। माइसीलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। ब्रांच मीन्स ब्रांचेस हैं, सेप्टेट मीन्स सेप्टा है। ओके। देखो ये सब ब्रांचेस हैं। ओके। सेप्टा मीन्स ये दो चीज़ों को एक साथ जोड़ने वाला, ये सेप्टा है ना? गॉट माय पॉइंट? एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है कॉमनली। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है फ्यूजन से। टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स को जब मिला देते हैं तो फ्यूजन होता है, और उससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है।
द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, मीन्स उसमें 2 कैरियॉन्स होंगे, मीन्स 2 न्यूक्लियस होंगे, विच इज़ अल्टीमेटली गिविंग राइज टू बेसिडियम, जो कि बेसिडियम को राइज देता है। अब कैरियोगैमी एंड मियोसिस आगे होता है, जिससे बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। अब बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, यानी बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम पे एक्सोजेनसली फॉर्म होता है। अब ये क्या करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होते हैं, जिन्हें हम बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ की स्टोरी में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, आई नो, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, इन्हें क्या बताया कि जो बेसिडियम है वो किससे डाइकैरियोटिक है, यानी N प्लस N मिलके 2N, जस्ट सेकेंड, N प्लस N वाली स्ट्रक्चर बन रही है। अब ये क्या करते हैं, बेसिडियम प्रोड्यूसिंग बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। एक सेकेंड, बाद में ये 2N वाली फेज़ आएगी, थोड़ा सा लेट आएगी, ये एक फेज़ रुकता है, बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कंसिडर करते हैं। ओके, देखिए अब इसमें क्या बताया है कि कैरियोगैमी हुई और कैरियोगैमी के बाद मियोसिस हुआ। अब कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होगा तो ऐसे N बन गए, तो यानी ये क्या है, हमारे बेसिडियोस्पोर्स। सबसे पहले ये हमारे गैमेट्स हैं, ये इसमें डाइकैरियो फेज आया, कैरियोगैमी हुई, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन, ओके। तो कैरियोगैमी मीन्स न्यूक्लियस का फ्यूजन, तो इसीलिए यहाँ पे ये 2N बना। डाइकैरियन, डाई मीन्स 2, कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस, इसलिए डाइकैरियन, ओके। हाँ, अब ये 4 बेसिडियोस्पोर्स बन गए। अब ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बने हैं, एक्सोजेनसली बने हैं बेसिडियम पे। कहाँ बने हैं, एक्सोजेनसली ऑन बेसिडियम। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, इन्हें हम बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एग्रिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, यूस्टिलागो, स्मार्ट, पक्सीनिया, रस्ट, फंगस, ओके। जस्ट अ सेकेंड। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पता है इनका। When the sexual form these fungi were discovered, they moved into classes they rightly belong to. अब ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को अलग इसलिए किया गया है, क्योंकि इनका सेक्सुअल फेज़ नहीं पता, ठीक है। तो सेक्सुअल फेज़ जब पता चलेगा तो इनको प्रॉपर इनकी क्लासिफिकेशन, जैसे जो एसिडियोमाइसिटीज़, बेस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, और ठीक है, इन फेजेस में इसको रखा जाएगा। जैसे सपोज़ फाइकोमाइसिटीज़ में एक डिफरेंट तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। और इस जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना भूल गई थी ना, एग्जांपल्स। ये देखो, फंगस, म्यूकर, एस्परजिलस, एग्रिकस, ये क्या है, ये म्यूकर, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, माइसीलियम, हाइफे, है ना, ये हाइफे अलग अलग, माइसीलियम, ये हमारा एस्परजिलस का स्ट्रक्चर है, ये हमारा है एग्रिकस, ठीक है, एग्रिकस का स्ट्रक्चर। गॉट माय पॉइंट। हाँ, तो देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ पे थे हम। फाइकोमाइसिटीज़ का एक अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एस्कोमाइसिटीज़ का एक अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बेसिडियोमाइसिटीज़ का एक अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको नहीं पता। जिस दिन पता चलेगा हम उसे उसकी क्लासिफिकेशन में मूव कर देंगे। Okay, so it is possible that the asexual and vegetative stage have been given one name
and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another later when the linkage were established. The fungi were correctly identified and moved out to deuteromycetes. Once perfect sexual stage of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores. ये सिर्फ asexual spores हैं, known as conidia. ठीक है, conidia है. माइसीलियम कैसा प्रेजेंट है? सेप्टेट, सेप्टा प्रेजेंट है, ब्रांचेस हैं, कुछ मेंबर्स सेप्रोफाइट्स है, पैरासाइट्स हैं, लार्ज नंबर डिकम्पोजर हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, जिसका एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा इनके एग्जांपल्स हैं. ठीक है. अब किंगडम प्लांटेई. किंगडम प्लांटेई क्या है? इसमें सारे यूकेरियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं. ये पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक्स हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं और पैरासाइट्स हैं, जैसे ब्लैडर वॉट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप्स, ये इंसेक्टिवोरस है. कैक्टस पैरासाइट है. ये प्लांट यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट है. सेल वॉल है, सेल्यूलोज से बनी हुई. उसके बाद इनकी डिटेल हम फर्दर जो प्लांट किंगडम चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे. अब प्लांट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक. दो फेज हैं लाइफ साइकिल के, डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक. द ऑल्टरनेट विद ईच अदर, यानी एक फेज आता है, एक फेज जाता है, एक फेज आता है, एक फेज जाता है. अब एंड डिप्लॉइड फेज एंड वेदर these phases free living or dependent on other. ठीक है, ये भी देखेंगे कि वो डिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है. वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स द फिनोमेना इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यानी इस फिनोमेना को जो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड फेज जो चल रहा है, इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. अब इस चैप्टर इसे हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर आएगा. अब आया हमारा एनिमलिया. दिस किंगडम इज characterized by heterotrophic eukaryotes, multicellular, their cell like cell wall नहीं है, multicellular है, eukaryotic heterotrophs हैं. ये indirectly डिपेंड होते हैं फूड के लिए प्लांट पे और एनिमल्स पे. digest their food in an internal cavity, stores food reserve as glycogen or fat. ठीक है. अब देखो, इनके पास प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, हर चीज़ है. ओके. तो इनके पास खाना स्टोर करने का, खाने से न्यूट्रिशंस को एसिमुलेट करने का डिफरेंट प्रोसीजर है. ठीक है. और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक है, मीन्स बाय इंजेक्शन ऑफ फूड. दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न. डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न मीन्स उनका एक प्रॉपर ग्रोथ पैटर्न है. इस एज के साथ इतनी हाइट होगी, इतना वेट होगा. ओके, लाइक दैट. ग्रोज इनटू एडल्ट्स, हैव डेफिनेट शेप. मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अपन बढ़ रहे हैं तो आड़े तिरछे बढ़ रहे हैं, पता चला तुम्हारा हाथ यहाँ से सर से निकल रहा है, पैर मुंह से निकल रहा है. ऐसा तो नहीं होता ना. सबका एक ग्रो होने का एक डेफिनेट पैटर्न होता है. पता चला किसी का हाथ एक छोटा रह गया, एक हाथ बड़ा रह गया, ऐसा नहीं रहता. मतलब वो कुछ रेयर कंडीशंस रहती हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे अभी, बट जनरली ऐसा नहीं होता. सब एक प्रॉपर डेफिनेट शेप होता है, साइज़ होता है, हाइट होती है. ठीक है. इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज़्म होता है. इसीलिए हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सब क्लासिफिकेशन हुआ है. नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, नहीं होता तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी नहीं होती. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन के कैपेबल होते हैं, मीन्स मूवमेंट के कैपेबल होते हैं. चल पाते हैं, घूम पाते हैं, फिर पाते हैं, अपनी जगह से मूव कर पाते हैं. आपकी तरह नहीं एक ही जगह पे पड़े रहते हैं. ठीक है.
Sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development, यानी कि इसमें प्रॉपर पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, एंड एक प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, प्रोसेस होगा, उससे बेबी होगा, और इसके सेलियंट फीचर्स और वेरियस फाइला सब एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अब उसके बाद वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स. Okay, in the five kingdom of classification, the Whittaker has no mention of lichens and some acellular organisms like viroids, viroids and prions. These are briefly introduced here. All of have suffered all the ill effect of common cold flu known as what effect virus can have on us. Even if we do not associate it with our condition, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. Truly living मतलब भैया क्या वायरस truly living नहीं है, मतलब they are neither non-living, they are nor living, neither non-living. If you जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हाँ ओके. सो वायरस आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. अब if we understand living as those organisms that have cell structure, the virus are non-cellular. ठीक है, अगर हम लिविंग को हम देखते हैं कि उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तो वायरस के पास तो सेल ही नहीं है, तो हम उसको लिविंग कहाँ से बोलें. अब दूसरी चीज़, इनके पास कैरेक्टराइज्ड हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल. इनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है. वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट. यानी तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे, सच्ची बता रहे हैं, तुम्हारे घर में घुस के तुमको ये मारते हैं. सेल मतलब तुम्हारी सेल के अंदर वायरस घुस के तुम्हारी जो सेल का मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, उसको टेक ओवर करके ये क्या करते हैं, सेल को मारते हैं. अब उसके बाद वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या बोलेंगे, लिविंग नॉन लिविंग? वी डोंट नो. वायरस मीन्स वेनम, पॉइजन, फ्लूइड. ये दिमित्री इवानोस्की 1892 इन्होंने बताया था कि सर्टेन माइक्रोब्स हैं एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ैक डिजीज टोबैको. These are found in smaller than bacteria because they passes through bacteria-proof filters. M.W. Benzernik in 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named new pathogens virus called Fluidus contagium vivum fluidum, infectious living fluid. यानी बेंजरनिक ने क्या किया, एक इन्फेक्टेड प्लांट से कुछ केमिकल एक्सट्रैक्ट किया, वायरस एक्सट्रैक्ट किया, वो अच्छे प्लांट में डाला. अच्छे प्लांट में डालने के बाद पता चला कि वो प्लांट इन्फेक्टेड हो गया है, तो उन्होंने उस फ्लूइड का नाम दिया वायरस. ओके, नया पैथोजन नाम दिया, मतलब उस नए पैथोजन का नाम दिया वायरस, और उसे फ्लूइड कहा, और उसे ऐसे कहा गया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम. ठीक है. उसके बाद W.M. स्टैनले 1935 में showed that viruses could be crystallized and crystal consist largely of proteins. यानी ये crystallized हैं, इनके पास crystals हैं, बड़े बड़े प्रोटीन्स के, मतलब मोस्टली प्रोटीन्स के बने हुए हैं. ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड से और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. In addition to proteins, viruses also contain genetic material. यानी इनके पास genetic material भी है. genetic material क्या होता है, DNA, RNA. ठीक है, तो इनके पास कुछ भी हो सकता है, either DNA और RNA, लेकिन एक अकेले वायरस के पास दोनों नहीं हो सकते. Virus is a nucleoprotein and genetic material is infectious. ठीक है, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन है
और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है इन्फेक्शियस. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and the viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA, double-stranded DNA. ठीक है, मतलब क्या बताया इन लोगों ने यहाँ पे, बताओ बताओ भाई, तुम लोग तो बताओगे नहीं, तुमसे उम्मीद ही नहीं है, मैं बताती हूँ. देखो इनने क्या कहा कि ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं इन पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है ना, और वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं ये सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ भी हो सकता है. अब उसके बाद बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड बैक्टीरियल वायरसेस. बैक्टीरियोफेजेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं. प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैस्पिड बोलते हैं. स्मॉल सब यूनिट से बना होता है जिसे हम कैप्सोमर्स कहते हैं. ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को. कैप्सोमर्स हेलिकल और पॉलीहेड्रल अरेंज होते हैं और क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स. कुछ प्लांट डिजीज़ मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोविंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये सारे वायरस के कारण होते हैं. अब इसके बाद वायरॉइड्स. 1971 में टियोडीनर ने डिस्कवर किया था. ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है. ये स्मॉलर देन वायरस है. कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कराता है. ये फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए. क्या है ये फ्री आरएनए? इसमें कोई हाँ, तो इनमें प्रोटीन कोट नहीं है जो कि मेनली वायरस में मिलता है. फाउंड इन वायरसेस हेंस नेम्ड वायरॉइड्स. RNA of the viroids was a low molecular weight. RNA कैसा है इनका? Low molecular weight. अब prions. In modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins similar in size to virus. These agents called prions. Mostly notable disease caused by the prions: bovine spongiform encephalitis, commonly called mad cow disease in cattle, and its analog variant called CR-Jacob disease (CJD) in humans. Bovine encephalopathy, bovine spongiform encephalopathy कॉमनली ये कराता है काउज में, जिसे मैड काउ डिजीज़ कहते हैं, और CR-Jacob डिजीज़ कराता है ह्यूमंस में. अब उसके बाद लाइकन्स. ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, म्यूचुअली यूज़फुल होते हैं. एल्गी और फंजाई ये दोनों एक म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं जिससे एक दूसरे को बेनिफिट मिलता है. ओके, सो द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट. जो एल्गल कंपोनेंट है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं, जो फंगल कंपोनेंट है उसे माइकोबायोंट कहते हैं. अब ये चीज़ याद रखो, कन्फ्यूजन होगी तो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे. देखो, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स समझो. किसकी बात हो रही है? फंगस की और एल्गी की. एल्गा, एल्गी, ठीक है. एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेसिस कराने के लिए क्लोरोफिल्स. क्लोरोफिल्स ये सब क्या है? तो फोटोसिंथेसिस यानी फोटोन से रिलेटेड, यानी फाइको बायोन्स. ठीक है. और फंगस को हम माइकोर्स भी कहते हैं, तो इसीलिए माइकोराइजा, माइकोबायोंट. गॉट माई पॉइंट? ईजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. ओके. विच आर ऑटोट्रॉफिक. ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक है रिस्पेक्टिवली. यानी ऑटोट्रॉफिक फाइकोबायोट्स, वही फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोडक्शन कराना, एंड माइकोबायोट हेटेरोट्रॉफिक्स. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर. In short, they are friends with benefits. Like that. Okay. Absorbs mineral, nutrients,
and water for its partner. So close to their association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. यानी अगर आप लाइकन देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फ्यूज़ होकर के इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया हुआ है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लाइकन एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ये बिल्कुल भी पॉल्यूटेड जगह पे ग्रो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ओके, सो आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा, है ना, आई होप। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि हम आपके जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करके आपकी हेल्प कर सकें और चैनल को ग्रो कर सकें अच्छे से, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो। सो प्लीज़ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो और आपकी भी। थैंक यू, बाय।